हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारी 9th क्लास एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर का एक वीडियो हमने पहले कर लिया था जिसको हम एक पार्ट में कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा लाइन बाय लाइन explanation. According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. According means डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, उस थ्योरी के अनुसार जितने भी मैटर होते, चाहे वो मैटर में एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या कोई मिक्सचर हो, ये सारी चीज़ें जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और उन पार्टिकल्स को डाल्टन ने नाम दिया था एटम। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस स्टोरी में बी सेटेड एज फेलो। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो अपने आप ही क्या हो गई, प्रूफ हो गई, साबित हो गई, सही साबित हो गई। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ ऐसे पॉइंट बताए थे जिसके थ्रू क्या था, उनकी जो थ्योरी थी वो सही हो गई। देखो फर्स्ट है पॉइंट उनका, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। उनके अनुसार उनकी जो थ्योरी थी, किसकी? डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे, टीनी का मतलब होता है काफ़ी छोटे, उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और इन पार्टिकल्स को नाम दिया था उन्होंने एटम। और ये जो एटम होते हैं वो हर केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के जितने भी एटम है वो सारे एटम क्या करेंगे, ऑक्सीजन में एटम 8 एटम है तो 8 एटम जो है क्या करेंगे, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, यानी इनको और ज़्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते और ये ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में आप इन एटम को पैदा कर सकते हो यानी बना सकते हो, ना ही इसको बर्बाद या नष्ट कर सकते हो। थर्ड उनका पॉइंट था, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जो एटम है यानी जिस भी एलिमेंट का आपको एटम दिया गया है उस एटम का खुद का मास होता है और खुद की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फोर्थ पॉइंट है उनका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम होते हैं उनकी क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उन सब के एटम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि हाइड्रोजन के जितने भी एटम है उनका एटॉमिक मास अलग होगा किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, नाइट्रोजन के जो एटम होते हैं उनका मास अलग होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अलग होगा और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। हर एलिमेंट के, हर एटम की ये डिफरेंट होती हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो होते हैं एक रेशियो में, यानी कि एक प्रॉपर, ऐसे नहीं भी सारे एटम एक साथ कंबाइंड हो गए, इनका एक रेशियो होता है, उस रेशियो के होल नंबर के साथ में क्या करते हैं, कंपाउंड होते हैं या कंबाइंड होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है इनका, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर होते हैं या एटम्स के टाइप होते हैं, काइंड होते हैं, वो हमेशा ही कांस्टेंट यानी नियत रहते हैं। आगे है, यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। अगले वाले चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, आप देखने वाले हो कि एटम जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, और भी छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। उन स्मॉलर पार्टिकल्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आगे है आपका पॉइंट, व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है वो देखो आपका नेक्स्ट है। तो देखो, हैव यू एवर ऑब्जर्व ए मेसन बिल्डिंग ए वॉल्स, फ्रॉम दिस वॉल्स ए रूम एंड देन ए कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म ए बिल्डिंग। आपने किसी मिस्त्री को काम करते देखा होगा तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि उसने एक दीवार बनाई, दीवारों को मिला के रूम बना दिया, रूम को मिला के क्या बना, खूब सारे रूम। अब इन खूब सारे रूम के कलेक्शन को हमने नाम दिया है बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग बन जाती है। फिर है, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी ह्यूज बिल्डिंग्स। अब इन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इनका बिल्डिंग ब्लॉक यानी इनका निर्माण जो होता है वो ब्लॉक कौन सा है। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन आंट हिल। एक जो चींटी का जो हाउस होता है उनका हील होता है, आंट हिल होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, इट इज़ ए स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। क्या वो एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल मैटर आर एटम्स। तो ठीक वैसे जैसे आंट हिल का एक जो सबसे स्मॉलेस्ट सैंड का ग्रेन होता है वो क्या होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक वैसे ही जितने भी मैटर होते हैं उन सभी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एटम। यानी एटम्स से मिलके ही आगे आपके मैटर या एलिमेंट वगैरह बनते हैं। अब देखो, हाउ बिग आर एटम्स। एटम्स कितने बड़े होते हैं, ये क्वेश्चन अराइज हुआ भी। एटम्स की साइज क्या हो सकती है। देखो, एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। एटम्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि जिसकी आप किसी के साथ में कंपैरिजन तुलना नहीं कर सकते।
जैसे कि अपन नहीं बता सकते भी एटम की ये साइज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बता दो भाई जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स का एग्जांपल है तो ब्रिक्स बता सकते हो भाई ब्रिक्स की ये साइज़ है तो ये रेक्टेंगुलर है, ये इतना बड़ा है तो इसका इतना मास हो सकता है। लेकिन आप एटम के बारे में ऐसा कुछ नहीं बता सकते, ना ही आप उसको देख सकते हो। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर बारले एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। जब मिलियंस ऑफ एटम मिल जाते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो एक पतली सी परत बनती है, सॉरी एक मोटी सी परत बनती है, जिसे आपकी नोटबुक है, इसका जो पेपर है, इसकी एक जो शीट है वो क्या है, मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बनी होती है। अब आगे है ये टेबल में देखिए क्या है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटम्स की जो रेडियस होती है उसको नैनोमीटर में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक एटम की जो रेडियस वो कितनी है, 1/10 की पावर कितनी है, 9 मीटर। अब इसको इक्वल टू 1 नैनोमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये 10 की पावर 9 नैनोमीटर क्या है, ये एटॉमिक किसी भी एटम की रेडियस। अब देखो रिलेटिव रेडियस दी गई है। जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन की रेडियस कितनी होती है, 10 की पावर 10। वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी रेडियस कितनी होती है, 10 की पावर 9। हीमोग्लोबिन की जो रेडियस होती है, यानी हीमोग्लोबिन का एक जो एटम उसकी रेडियस कितनी होती है, 10 की पावर 8। फिर मिट्टी का जो ग्रेन होता है उसकी कितनी है, 10 की पावर 4। आंट जो होती है, यानी आंट जो चींटी है, उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी है, 10 की पावर 3। एप्पल की एटॉमिक रेडियस कितनी है, 10 की पावर 1। तो यहाँ क्या देखा आपने, देखा है रेडियस। आगे देखिए, वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम। अब कहा है कि यदि एटम्स इतने छोटे होते हैं साइज में तो हम उनकी परवाह क्यों करें, यानी हम उनके बारे में क्यों पढ़े, क्यों समझे। दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। वो इसलिए क्योंकि हमारी पूरी दुनिया किससे बनी हुई है, एटम्स से मिलकर बनी हुई है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हालांकि उनको देखने में सक्षम नहीं है, बट दे आर देयर, लेकिन वो होते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, और लगातार जो भी हम करते हैं उसको क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। थ्रू modern techniques we can now produce magnifying images of surface of elements showing atoms। आज जो ज़माना है उसकी टेक्निक इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको देखिए इमेज दी गई है, क्या है, सिलिकॉन का जो एटम उसकी सरफेस दी गई, यानी सिलिकॉन जो है उसकी सरफेस, उसके एटम की सरफेस ऐसे हो सकती है। अब आगे हैं, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। Dalton was the first scientist to use the symbol of element in a very specific sense। यानी कि जो मॉडर्न डे में सिंबल्स, वही एटम्स के लिए क्या सिंबल हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उनके अलग अलग एटम होते हैं, उन एलिमेंट के लिए सिंबल क्या हो सकता है। तो डाल्टन एक कैसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, एलिमेंट्स के सिंबल दिए थे। देखो कैसे, व्हेन ही यूज्ड ए सिंबल फॉर an element he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element। Berzelius suggested that the symbol of element be made from one or two letters of the name of the element। अब जो डाल्टन थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज़ किया था एलिमेंट्स के सिंबल्स का। उसके बाद में जो उन्होंने जब इन सिंबल्स को यूज़ किया तो उन्होंने ये भी बताया था कि इनकी डेफिनेट क्वांटिटी होती है। अब उसके बाद में ब्रजेलियस जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं वो एक या दो से ज़्यादा लेटर से मिलके बने हो सकते हैं। तो देखो कैसे हाइड्रोजन का सिंबल देखिए, ये बीच में सर्कल दिया हुआ, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। फिर फॉस्फोरस का आपको दिख ही रहा है, कॉपर को आपको दिखाई दे रहा है, फिर गोल्ड है, फिर कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी। ये क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है ना, ये ऐसा सिंबल खाली हाइड्रोजन का मिलेगा और किसी को आपका ऐसा सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे सल्फर है, इसका क्या है, प्लस है, ये निशान जो है खाली आपको सल्फर में ही मिलेगा, ऐसा सिंबल आपको और कहीं नहीं मिलेगा, यानी किसी और एलिमेंट का ऐसा सिंबल नहीं होगा। तो ये क्या थे, उन्होंने ब्रिजेलियस ने क्या किया था, डाल्टन एंड ब्रिजेलियस ने क्या किया था, अलग अलग एलिमेंट थे उनके सिंबल्स के लिए अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग सिंबल उन्होंने दिए। आगे देखिए, In the beginning, the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time। अब ये जो नाम लिए गए थे एलिमेंट्स के, जैसे आज हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, ये सारे जो एलिमेंट हैं उनके नाम कहाँ से आए थे, ये नाम लिए गए थे जहाँ जहाँ वो मिले थे ना पहली बार, यानी जिन्होंने उसको फर्स्ट बार जहाँ देखा उसी के नाम के ऊपर, उन्हीं पैलेस के नाम के ऊपर उनका नाम रख दिया गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। अब जो कॉपर है ये नाम लिया गया था साइप्रस से। सम नेम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ नाम लिए गए थे
जो उनका स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे गोल्ड जो होता है वो कैसा होता है, येलो, तो इसलिए उसका नाम गोल्ड रख दिया। सम नेम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। नाउ डेज IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल एंड यूनिट्स। तो जैसे गोल्ड जो है वो येलो कलर में था, इसलिए उसको क्या कहा था, उन्होंने गोल्ड नाम दे दिया गया, क्योंकि वो येलो कलर में था, इसको गोल्ड नाम दिया गया था। लेकिन आजकल जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जो क्या एजेंसी है, या फिर हम बोल सकते हो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, ये ही नाम रखती है किसका, जो एलिमेंट होते हैं एलिमेंट का नाम रखती है। अगर आज कोई एलिमेंट मिला है, यानी 118 एलिमेंट के बाद में अगर कोई 19 फॉर एग्जांपल 1980 मिला है, एलिमेंट मिला है, तो उसका नाम, उस एलिमेंट का नाम रखने वाला कौन, उसका नाम रखेंगे आपके IUPAC। और उसका सिंबल क्या हो सकता है और उसकी यूनिट क्या है, यानी कि उसको कौन से ग्रुप में रखना है, S ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में उसको रखना है, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये IUPAC डिसाइड करती है। मैनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। कई एलिमेंट होते हैं उनके फर्स्ट या सेकेंड जो लेटर होते हैं वो इंग्लिश वाले होते हैं। देखो कैसे, देन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर अपर केस एंड द सेकेंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर ओवर केस। जो किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। यदि उसके 2 नाम है तो उसको सेकंड वाला क्या होगा, उसका सेकंड वाला, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H खाली H लिया है, लेकिन जिस एल्यूमिनियम, इसका एल्यूमिनियम तो A बड़ा आएगा, बाकी के L छोटा आएगा। कोबाल्ट है जिसका C छोटा आएगा, C बड़ा आएगा और O छोटा आएगा। ठीक है, यानी दोनों लेटर कैपिटल नहीं आते, फर्स्ट वाला जो है कैपिटल आता है, सेकंड वाला क्या होता है, स्मॉल आता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए। फिर आगे देखो, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। एग्जाम्पल आर क्लोरीन, जिंक एक्सेट्रा। यानी कि जैसे कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनके फर्स्ट लेटर जो सेम होते, जैसे कि कोबाल्ट का फर्स्ट लेटर C है और क्लोरीन का भी फर्स्ट लेटर C है, तो क्या करते हैं, कोबाल्ट का C है तो CO यूज़ कर लेते, उसका सेकेंड लेटर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन H और हीलियम का है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का फर्स्ट लेटर H है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई हाइड्रोजन का सिंबल क्या रखेंगे और आपका जो हीलियम उसका सिंबल क्या रखेंगे, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो एलिमेंट सबसे पहले मिला था, ठीक है ना, जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर जो है वो कम, उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देते हैं, और जो उनको बाद में मिले उनको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। जो जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट टाइम पे मिलाते हैं, पहली बार मिला तो उसका H रख दिया, हीलियम सेकंड है इसका नंबर, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद में मिला है तो उसका सेकंड नंबर भी यूज़ करते हैं, मीन सेकंड लेटर यूज करते हैं। आगे समझ में। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन एंड और ग्रीक। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, सोडियम Na फ्रॉम नाइट्रियम, पोटासियम इज K फ्रॉम कैलियम। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol। जैसे कि सबसे पहले बाकी के जो अदर एलिमेंट उनके सिंबल जो है, उनके सिंबल जो है लैटिन से, जर्मन से या ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। उनके नेम, एलिमेंट्स के नेम जो है कहाँ से लिए, लैटिन लैंग्वेज, जर्मन और ग्रीक से। जैसे कि आयरन जो है उसका लैटिन, आयरन को जो है लैटिन लैंग्वेज में फेरम कहा जाता है, तो इसका सिंबल क्या हो गया, Fe। सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहा जाता, तो नाइट्रियम का Na कर दिया। पोटासियम को कैलियम कहा जाता, उसको K ले लिया। तो हर एलिमेंट जो होता है उसका खुद का एक यूनिक सिंबल होता है, यानी सभी एक से ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट है तो उनके नाम सेम नहीं हो सकते। जैसे नाम सेम नहीं होता ठीक वैसे सिंबल भी सेम नहीं होगा, और उनकी केमिकल सिंबल्स भी डिफरेंट होते हैं। आगे देखिए, आगे बच्चों एक टेबल दी गई है, सिंबल ऑफ फॉर सम एलिमेंट। जैसे सिंबल दिया गया, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरॉन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का C, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का Fe, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटासियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn। तो ये क्या है, ये कुछ एलिमेंट दिए गए और एलिमेंट की क्या है, सिंबल है। द अबाउट टेबल इज गिवन फॉर यू टू रेफर द व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट एलिमेंट। डू नॉट बॉदर टू मेमोराइज ऑल इन वन गो।
passage of time and repeated uses you will automatically be able to reproduce the symbols। अब देखो कि आपको एक साथ में सारे सिंबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये जो टेबल दी गई है, जहाँ जहाँ देखो आपके ये जो टेबल, इस टेबल के अंदर इन्हीं एलिमेंट को आप इस वाले चैप्टर में यूज़ करने वाले हो। तो आपको जैसे जैसे आपकी क्लास से अप होती जाएगी, उस साथ साथ में आपका जो एलिमेंट उनके भी नाम आते जाएंगे, तो इस वजह से आपको एक साथ टाइम के साथ में ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाएंगे। अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एटॉमिक मास, ये आपको स्टार लगा लो, 2 3 4 5 जितने भी स्टार लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एटॉमिक मास अगर आपको निकालना आता है तो ये आपके क्वेश्चन जो है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है टेक्स्ट क्वेश्चन उनको करेंगे, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला। एटॉमिक मास निकालना सभी को आना चाहिए। एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। डाल्टन की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था, यानी सबसे बढ़िया चीज़ जो थी, उन्होंने क्या बताई थी, उन्होंने एटॉमिक मास बताया, यानी एटम का कितना मास होता है, कितना वजन होता है। अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार, उनके अनुसार ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उनके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट का खुद का क्या होता है, एक एटॉमिक मास होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अलग होता है, हीलियम का एटॉमिक मास अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग होता है। तो हर एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। अब इनकी जो थ्योरी दी गई थी वो जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला जो लॉ है उसको एकदम से सही साबित कर रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस एटॉमिक मास को, जो एक एटम के एटॉमिक मास की जो मेजर है यूनिट, इसको एक्सेप्ट किया था। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। अब एक तरीके से यानी हर एलिमेंट का एक एक एटम का मास निकालना तो काफ़ी मुश्किल होता है। यानी हाइड्रोजन की कितने एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 एटम है, उसके एटॉमिक मास कितना होता है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 8 एटम है, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, ये निकालना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। आगे देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास, relative atomic masses were determined using the law of chemical combination and the compound form। अब जो रिलेटिव मास और एटॉमिक मास है ये हमें डिटरमाइन करने में यूज़ किया जाता है, यूजिंग की जाती है। कब, जब केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ जब यूज़ करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड्स बनते हैं, तो उस समय एटॉमिक मास का यूज़ किया जाता है। लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब एग्जाम्पल देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनता है, बनता है कार्बन और ऑक्सीजन से। It was observed experimentally that 3 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। अब इसमें क्या पता लगा है, अभी 3 जो है कार्बन के एटम जो है वो 3 ग्राम कार्बन के एटम जो है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन के एटम के साथ में क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 या फिर 4/3 टाइम्स इट मास ऑफ ऑक्सीजन। अब दूसरी तरीके से हम कह सकें तो कार्बन जो है कंबाइंड करता है, यानी 4 कार्बन के एटम होते हैं और 3 तो कार्बन के होते हैं और 4 किसके होते हैं, ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ये सारे जो है यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो आप, कार्बन जो है वो 4 बार जो है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है। टाइम्स इन मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट earlier abbreviated as AMU, but according to the latest IPSC recommendations, it is now written as unified mass, as equal to the mass of 1 carbon atom that we would assign carbon of an atomic mass of 1.0 U and oxygen of an atomic mass is 1.33 U. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near of to a whole numbers as possible। अब जो आपका ये जो अमू था, मीन्स क्या था, एटॉमिक मास था। ये जो आईपीएस की जो एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा दिया गया। ये जो क्या होता है कि यूनिफाइड मास होता है, जो किसके होता है, सभी उसके उसी एटम एलिमेंट के मास के इक्वल होता है। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, साइंटिस्ट initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit।
और जो सर्चिंग वेरियस एटॉमिक मास यूनिट सर्च की गई तो साइंटिस्ट ने क्या किया गया था कि भाई ऑक्सीजन है उसका 1/16 जो है पार्ट जो है एटम का वो मास के रूप में ले लिया था। दिस वॉज कंसिडर्ड रेलिवेंट ड्यू टू द टू रीजन्स। अब ये जो है ऑक्सीजन, अब यहाँ एग्जाम्पल किसका, ऑक्सीजन का मास, यानी कि उसके आस एक्यूरेट मास उनको पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था उसके आसपास का मास ले लिया। जैसे कि ऑक्सीजन, उन्होंने ऑक्सीजन का मास कितना लिया 1/16, ये उसका एक्यूरेट मास नहीं बोल सकते, उसके आसपास का है, यानी कि लगभग उसका मास है, ठीक है। और ये भी जरूरी था, कब, ये दो कारण थे ऐसा लेना। हम देखो ऑक्सीजन रिएक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड, इसके पीछे का रीजन है भी ऑक्सीजन का जो यूनिट एटॉमिक मास है रिलेटिवली 1/16 क्यों लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादातर एलिमेंट के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। ये जो ऐसे नंबर लिए गए थे, यानी कि जो 1/16 ये इसलिए लिया गया था कि ये जो एलिमेंट का क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो क्या दिखाता है कि सारे जितने भी एटम इसके अंदर उन सभी का क्या हो सकता है, उन सभी का इतना ही नंबर हो सकता है किसका, एटॉमिक मास का। हाउएवर इन 1961 फॉर ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 इज आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। और 2016 में क्या किया गया था, पूरी तरीके से जो कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में ले लिया गया था। वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अब क्या कहा गया था, अभी कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना बताया है, कार्बन एक आइसोटोप क्या होता है, ये अपन 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि वह आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई कोई भी एलिमेंट है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जिस कार्बन का एग्जाम्पल है, कार्बन के आइसोटोप हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं वो अगले चैप्टर में हम बताने वाले हैं आपको। जैसे कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास जो है कितना लिया था, 1/12 लिया था। ये 12 किसका था, एक, यानी ये माना था कि एक कार्बन का जो एक एटम उसका इतना मास हो सकता है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंडेड विद रिस्पेक्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। और बाकी के जितने भी एटॉमिक एलिमेंट उनके रिलेटिव मास जो है वो कार्बन के 1/12 के रिलेटिव आसपास माने गए थे। इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम ही टेक्स है वाटरमेलन एंड से इट दिस इज ए मास इक्वल टू 12 यूनिट। तो जैसे कि आप किसी इमेजिन करो सब्जी वाले फ्रूट सेलर के पास जाते हो, तो उसने क्या कहा कि जिसका जो एक ये जो वाटरमेलन है इसका क्या है मास कितना है, ये एक जो है 12 के बराबर है, यानी 12 पीसेस कर लो। जैसे कि यहाँ दिया गया ये क्या है 12 पीसेस कर लो, ये 12 पीसेस का जितना वजन हो सकता है वो उतना वजन किसका है, इस वन वाटरमेलन का। यानी एक वाटरमेलन में जितना वजन है, फॉर एग्जांपल 1 kg है, तो इन 12 पीसेज के कितने के वजन होगा, इन 12 पीसेज को मिलाते हो उसका भी वजन कितना होता है, 1 kg होता है। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ द वाटरमेलन, फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग रिलेटिव ऑफ to the mass of one piece of the watermelon. Now he sells his fruit by relative fruit unit as in figure। जिसकी फिगर में दिखाया गया भाई अब फ्रूट सेलर उसको बेचना, तो उसको कैसे पता होगा कि मेरा जो है इसका वजन कितना है। तो उसने क्या किया, उसने किया भाई एक पीस का वजन मेजर किया, एक पीस का जितना वजन है तो बाकी के 11 पीस है जो उनके भी तो वजन उतना ही है, उन सभी पीसेज को मिलाते तो एक वाटरमेलन बनता। तो अप्रोक्स उन्होंने क्या कहा भी एक वाटरमेलन का इतना वजन हो सकता है। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स आर of an atom of an element is defined as the average mass of the atom is compared to 1/12 the mass of one carbon atom। तो अब जिन्होंने क्या कहा था एटॉमिक मास निकाला, तो उन्होंने मान लिया था कि भाई एवरेज एटॉमिक मास जो है 1/12 हम ले सकते हैं। अब आपके पास ये जो टेबल दी गई एटॉमिक मास की, इस टेबल को आपको अच्छे से रट के आना, अच्छे से पढ़ना है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम रहते कैसे, यानी कि जो इन्वायरमेंट में एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं इनके एटम जो है फ्री अवस्था में नहीं रह सकते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम्स क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और आयंस बनाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील और टच। और ये जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं एग्रीगेट, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं
एक दूसरे के साथ में करते हैं सारे जुड़ जाते हैं। जैसे कि अपने फ्रूट का एग्जांपल लिया था, भाई वाटरमेलन की 12 पीसेज कर लो, इन 12 पीसेज का जितना वजन होने वाला वो एक वाटरमेलन का होने वाला है। ये क्या है, ये एटम्स की एग्जिस्ट होने की क्या है नेचर है। यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने इसका सेकेंड पार्ट पढ़ा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये आई थिंक ये 4 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम व्हाट इज मॉलिक्यूल पढ़ेंगे और इसका बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में मीन्स नेक्स्ट पार्ट में करने वाले। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसका मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो ये पूरा 2 वीडियोज में अपने और हो जाएंगे। टोटल 4 वीडियोज में हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से मीन्स ये पोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। एटॉमिक मास कैसे निकाले जाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगी। वैसे तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है मॉलिक्यूल है, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ दिया गया है ये टेबल, ये कैसे आई है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। हम नेक्स्ट चैप्टर में मीन्स नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एंड एनी doubt then you can ask me in comment. Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel. Thank you so much again. Have a nice day.